नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स और वक्त हो गया है अपने इंदौर की सारी खबरें जानने का। इंदौर के बृजेश्वरी एनेक्स क्षेत्र में सुबह करीब 3-4 बजे घर में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के लोगों को संभालने का मौका ही नहीं मिला। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों के अनुसार आग लगने का कारण बताया जा रहा है कि पास लगे ईवी चार्जिंग पॉइंट में आग लग गई थी, जिससे घर में भी आग लग गई और इससे एक से अधिक परिवार की जान चली गई। इतना ही नहीं, आग इतनी तेजी से फैली कि करीब 15 सिलेंडर इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद सिलेंडरों से एक के बाद एक जोरदार धमाके हुए, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। धमाकों की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि मकान का एक हिस्सा भी ढह गया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 8 लोगों के जिंदा जलने की खबर आ रही है, जबकि 3 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी एमआई अस्पताल पहुंचे और कलेक्टर और महापौर सहित बाकी लोगों ने भी इस मामले में जांच की पूरी जानकारी लेने के लिए वहां पहुंचे हैं और जानकारी स्पष्ट की जा रही है। पुलिस कमिश्नर से कहा कि एक्सपर्ट की कमेटी बनाई कि कम से कम इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। यह आग कैसे लगी? क्या सब स्टैंडर्ड चार्जिंग स्टेशन था, क्या सब स्टैंडर्ड केबल थी? मतलब इसकी पूरी जानकारी लेकर और एक एसओपी बनाना चाहिए, क्योंकि हर घर के अंदर आज की तारीख में लोग सोचते हैं कि अब नई गाड़ी खरीदना है तो ईवी खरीदें, क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हैं विश्व के अंदर जो अभी चल रहा है ऑयल को लेकर ही चल रहा है, और ऑयल के कब क्या भाव होंगे पता नहीं। इसलिए सब लोग ईवी के बारे में सोचते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि अगली गाड़ी कोई ख़रीदना है तो ईवी ही खरीदना है, पर ईवी की चार्जिंग से अगर आग लगती है तो ये तो बहुत अलार्मिंग है। और इसमें कहाँ क्यों लगी आग? वैसे पूरे ईवी वाले कहते हैं कि सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, पर आग का कारण ईवी है, चार्जिंग स्टेशन है, और उसके कारण आग लगी है। तो क्यों लगी, इसको ज़रूर हम पता लगाएंगे। और मुझे लगता है कि मैं ब्रजेश्वरी में बहुत दिनों बाद आया हूँ। मतलब इतनी छोटी छोटी प्लाट पे इतने बड़े बड़े मकान मल्टी, ये भविष्य के लिए भी समस्या है। तो मैं रहवासी संघ के लोगों से मैंने कहा है कि भाई, तो उन्होंने खुद नहीं कहा, ये अभी क्या सुनना, जगदीश निगम जी भी बता रहे थे कि दोनों साइड में कार खड़ी हो जाती है और बीच में अगर कोई बड़ी गाड़ी आना हो, एम्बुलेंस आना हो तो आ ही नहीं पाती। तो वही देख रहा था कि पूरी कॉलोनी के अंदर एमओएस कवर है। तो ये सब चीज़ें हैं, पर हमें, क्योंकि बहुत पुरानी कॉलोनी है, मैं बहुत वर्षों बाद इस कॉलोनी के अंदर आया हूँ, तो हमें इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा, शक्ति के साथ, ताकत के साथ। नागरिकों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी घटना है, अलार्मिंग घटना है, और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए एक एसओपी ज़रूर बनाएंगे। और भविष्य में ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे रहवासी संघ है, मेयर साहब से मैं आग्रह करूँगा कि रहवासी संघ की एक मीटिंग बुलाकर, और इस प्रकार जो सड़क पर कार रख देते हैं जिसके कारण गाड़ी ही नहीं आ पाती है, उसके बारे में भी रहवासी संघ को ही प्रयास करना चाहिए। ऐसे हम कोशिश करें। सर, स्वर्णबाग में भी ऐसी ईवी जो है, ईवी के प्रोटोकॉल पर पुनर्विचार की जरूरत पड़ रही है। जी, आपने कहा कि ईवी जो है कितना रिस्की हो, तो इसके लिए प्रोटोकॉल कितने कड़े होने चाहिए? अब वो देखेंगे ना। अभी मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने इसीलिए कमिश्नर और कलेक्टर साहब को यही कहा है कि एक एक्सपर्ट की टीम बनाई है। मैं भी एक को जानता हूँ जो इस दिशा में बहुत अच्छा काम करता है। अभी वो दुबई शिफ्ट हो गए हैं। आवश्यकता होगी तो हम दुबई से बुला लेंगे उसको, और इसमें देखना पड़ेगा। और इसकी एसओपी तो बनना ही चाहिए, क्योंकि सब स्टैंडर्ड केबल के कारण भी हो सकता है। कई बार, जैसे मैं उदाहरण बताऊँ आपको, कि हमारा फ़ोन है, वो अगर 1 घंटे में चार्ज होता है और रात भर अगर पड़ा रहता है तो कई बार फ़ोन बस्ट हो जाता है। कई बार फ़ोन बस्ट हो जाता है। क्या ये कारण है क्या? तो जैसे ही चार्जिंग सिस्टम में चार्ज हो जाए तो अलार्म बज जाए, या कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप हो, जैसे गाड़ी चार्ज हो जाए तो अलार्म बज जाए तो हम चार्जिंग से उसको हटा दें गाड़ी को। ऐसा कुछ एक एसओपी हम बनाकर, और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके बारे में चिंता करेंगे। ये दुखद घटना है, इसने दिल को हिला दिया है बिल्कुल। और
पूरे इंदौर शहर का आज का दिन, आज का सवेरा बिल्कुल बिगड़ गया है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। और हम सब लोग पुंगलिया परिवार के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ हम सब की सहानुभूति। रिस्पांस टाइम को लेकर भी क्या आगे ये सब अब देखेंगे। हमने ये बोल ही दिया है कि इसकी पूरी एक्सपर्ट की जांच कराएंगे, उसमें जो भी गलती हो उसको सामने करेंगे। भाई ऐसा ही इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। आप सब भी यही सोचते होंगे कि अब ये घटना नहीं हो, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप? इसके लिए हमें सब चीज़ बारीकी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये बहुत दुखद घटना हुई है और ये ईवी चार्जिंग पॉइंट से ये आग लगी और पूरे घर में फैली, जिससे एक दुखद हादसा हुआ है। 7 लोग की दुखद मृत्यु की पुष्टि हुई है अभी। और अभी भी हमारी SDRF की टीम, फायर की टीम देख रही है कि इसमें जो पड़ोसी की जो बिल्डिंग है वहाँ पर स्थिति ठीक रहे और मतलब कोई किसी तरह की न रहे। टीम MPV की टीम आकर निरंतर ये जांच भी कर रही है कि इससे दूसरा और कोई आसपास की बिल्डिंग में कोई प्रतिकूल स्थिति ना बने। और फॉरेंसिक की टीम भी जांच रही है कि क्या एग्जैक्ट कारण थे। और बाकी दुखद घटना थी, 7 लोग की मृत्यु की पुष्टि हुई। अभी 7 लोग की मृत्यु की पुष्टि हुई है, 7 लोग का दुखद देहांत हुआ है इसमें। और बाकी हमारी जो फॉरेंसिक की टीम वो काम भी कर रही है। और सर कुछ घायल हुए? जी 3 लोग इसमें जो रेस्क्यू किए गए थे वो मतलब हालांकि उनको प्राथमिक उपचार के बाद पूरी तरह स्वस्थ हैं वो लोग। और इसमें एक पहलू ये भी सामने आया कि जो इलेक्ट्रॉनिक गेट लॉक थे वो जब ये हादसा हुआ तो वो गेट लॉक सिस्टम पूरा जाम हो गया, जिससे अंदर के लोग नहीं आ पाए बाहर। और हमारी जो रेस्क्यू की टीम भी पहुंची थी उनको भी मशक्कत करनी पड़ी अंदर घुसने के लिए। तो ये भी कारण रहा। कैसे इस बात की भी जांच होगी ईवी कितनी सुरक्षित है? देखिए ईवी की चार्जिंग से ये आग चली थी और अभी हम लोग इसमें एक्सपर्ट से बात भी करेंगे कि आम नागरिक अगर ईवी का उपयोग करे तो उनको क्या एहतियात रखनी चाहिए। तो हम लोग इसमें IIT इंदौर के प्रोफेसर से ही बात कर रहे हैं और जो भी चीज़ें होंगी उसको साझा करेंगे। देखा जा रहा है कि लोग देर रात ही ईवी चार्जिंग पर लगाते हैं और खुद सो जाते हैं इसी तरह से। नहीं देखिए, ये इन जनरल कहना अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा कि ईवी सेफ है कि नहीं, बट लेकिन हम लोग इसमें क्या असली सही SOP होने चाहिए, इसके लिए जरूर हम लोग एक बार एक्सपर्ट से बात करेंगे। हाल ही में हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे समाज को गहरे सदमे में डाल दिया है। मृतकों के परिजन और समाज के लोगों ने बताया कि जिस घर में 1 महीने पहले ही शादी की खुशियां मनाई गई थी, आज वहां मातम पसरा हुआ है। परिवार में 12 साल की बच्ची राशि और 6 साल का बच्चा तन्मय सहित कई 10 सदस्य इस हादसे में शिकार हुए हैं। शादी के बाद कुछ मेहमान भी घर में रुके हुए थे, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। इस दर्दनाक हादसे से समाज में शोक का माहौल है और लोग इस हादसे को लेकर बेहद ही दुखी बताए जा रहे हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन की ओर से डीन अरविंद ने जानकारी दी कि सुबह करीब 6 बजे घटना की सूचना मिली। अस्पताल में 7 मृतकों को लाया गया, जबकि 2 घायलों को प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दी गई। सभी मृतकों के शव को म्यूचुअल में रखा गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। आवश्यक कागजी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। भैया ये देखो क्या है, सुबह का टाइम था, सुबह 4 बजे पौने 3 बजे के समथिंग का था। तो ये एकदम से क्या गाड़ी जो चार्जिंग में लगी हुई है इनकी, अब क्या मालूम गाड़ी के चार्जिंग से हुआ है कैसे हुआ है, अभी पूरा खुलासा नहीं हुआ है। और मेरी दुकान पे डेली आते रहते थे, मतलब डेली मुलाकात होती थी, ऐसा कोई दिन नहीं था कि हम मिलते नहीं थे। वो बहुत अच्छे आदमी थे, बढ़िया आदमी थे, मतलब अपने घनिष्ठ मित्र थे वो। कितने लोग? वो लगभग देखो बताने में 11 लोग बता रहे हैं और 8 का लगभग डेथ हो गई। एक छोटा बच्चा भी अभी निकाल के लेके गए उनकी डेथ बॉडी। क्या नाम है इनका? अब इनका खुद का नाम मनोज सुगलिया जी है और उनका लड़का है सोनू है, सुमित है और उनकी वाइफ का नाम तो मेरे को मालूम नहीं है। क्या करते थे? ये इनका खुद का बिजनेस है, इनकी पीतमपुर में फैक्ट्री है खुद की। हाँ, और यहाँ पे रहते हैं अपने इसी मकान में। काफी समय से जान पहचान रहा हूँ मैं, 4-5 साल से। पूरा किराए पे भी दे रखा? नहीं, किराए पे कुछ भी नहीं है, खुद का पर्सनल है, शेफ है, बिल्कुल कोई किराए से नहीं है। टोटल कितने लोग यहाँ पर निवास है? टोटल लोग ये 11-12 आदमी थे। इनके मेहमान आए हुए थे रात को। तो मेहमान क्या है, कुछ इनके कुछ बीमार के कारण से मिलने जुलने के हिसाब से आए हुए थे, तो रात को यहीं रुके थे वो। अभी सुबह का टाइम पे अभी ये क्या ऐसे हुआ है मालूम नहीं अभी। ब्लास्ट हुआ? जी ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ था बहुत भयंकर तरीके से। कितने बजे लगा? ये लगभग मतलब कि 4 के समथिंग बजे की है, सुबह 4 बजे मॉर्निंग में। तो इनको उठाने की कोशिश की गई है? वो जैसे धमाका हुआ ना, जैसे क्या मालूम यहाँ से मतलब जलती गई, केबल जल्दी है, क्या हुआ है मालूम नहीं पड़ा उस चीज़ का। अभी 3-4 गैस की टंकी थी तो उससे ब्लास्ट हुआ था भयंकर तरीके से। आग लगने का कारण क्या मानते हैं? आग लगने का कारण देखो, अभी नीचे ये चार्जिंग जो गाड़ी है तो हो सकता है कि इसी से या तो कोई बैटरी ज़्यादा मतलब
गर्म हो गई होगी है, तो उसके कारण से मतलब वो हुआ है जो भी हुआ है। इन्होंने सौर ऊर्जा का भी हाँ, सौर ऊर्जा का तो पूरा प्लानिंग पूरा ऊपर छत पे उन्होंने बना ही रखा है जी। और अभी ताज़ा बनाया उन्होंने, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। अभी ये बच्चे की शादी भी थी अभी 2-1.5 महीने पहले। हाँ, तो मतलब 8 लोगों की समथिंग ऐसे बता रहे हैं कि उसमें 8 लोगों की मतलब हो गई है। मतलब फैक्ट्री का की है। फैक्ट्री ने की कुछ ये है, कुछ अपने पाइपलाइन की है, मतलब ये पीवीसी पाइप की। हाँ, डाई बनाते थे ये। बड़ी ही दुखद घटना है, निंदनीय घटना है और हम सभी का मन दुखी है। इंदौर वासियों के नहीं, देशवासियों का मन दुखी है। जिस तरह से सरकार जो है ईवी गाड़ियों का कह रही कि ईवी गाड़ी यूज़ करो, ईवी गाड़ियां चलाओ। 11 बसों में हादसा हो गया, बीच में एक बाइक जल गई ईवी। अब ये 6 यहाँ पर लोगों की मृत्यु हुई, जो भी ईवी गाड़ी के चार्ज करने से मृत्यु हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन को, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि ईवी गाड़ी को तुरंत बंद किया जाए। इससे आमजन को काफ़ी नुकसान हो रहा है और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। हम सबका मन काफ़ी दुखी है। प्रभु उन सभी पुण्य आत्माओं को श्री चरणों में स्थान। जी, हमारे एम्बा हॉस्पिटल्स के कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में सुबह 6 बजे इंसिडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशंस आई और जिसमें से फिर उसके बाद में 7 ब्रॉड डेड पेशेंट्स आए और जो बर्न हुए थे, डीप बर्न थे उनको सबको। 2 पेशेंट थे जो ठीक थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, उन्हें प्राइमरी उपचार देके डिस्चार्ज कर दिया गया। 7 लोग जो जिनकी डेथ हो गई है उन्हें मॉर्चुरी में शिफ्ट किया गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अभी शुरू होने वाली है। पेपर वर्क पुलिस द्वारा किया जा रहा है और अभी पोस्टमार्टम करके उसके बाद अभी शुरू हो जाएगा, तो पोस्टमार्टम करके बॉडी हैंड ओवर कर दी जाएगी। सर, एक बच्चा अभी है जिसकी बॉडी। जी, अभी हम लोग जैसे कि आपको पता है कि सब पोस्ट मॉर्चुरी के सामने ही है। अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि पुलिस ने बताया है कि एक बच्चा 6 साल का बच्चा और वहाँ से उसकी बॉडी भी रिकवर हुई है, उसे भी लेके आ रहे हैं। जैसे आ जाएंगे उसको भी फिर एनलिस्ट करके पोस्टमार्टम के लिए लिया जाएगा। सर, इतने सारे लोग हैं जिनका पोस्टमार्टम करना है, तो कितना समय लगेगा? देखिए, एक पोस्टमार्टम का जो समय लगता है उसके हिसाब से समय लगेगा और पूरा प्रोसेस है। डॉक्टर्स को, डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि और डॉक्टर्स को बढ़ा के जल्दी करेंगे। इंदौर नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने जन सुनवाई में प्राप्त आवेदनों की जानकारी देते हुए बताया कि नागरिकों ने विभिन्न प्रकार की समस्या और शिकायतें रखी हैं। इसमें प्रमुख रूप से अतिक्रमण से जुड़े मामले, शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की शिकायत तथा अन्य स्थानीय मुद्दे शामिल हैं। आयुक्त ने कहा कि जन सुनवाई का प्रमुख उद्देश्य आमजन की समस्या को सुनकर उनका तीव्रता से सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार के आवेदनों को संबंधित विभाग में भेजा गया है और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि हर शिकायत को सुने और उसका निराकरण जल्द से जल्द किया जाए ताकि नागरिकों को इससे राहत मिले। नगर निगम प्रशासन लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा है और जनहित में लोगों के साथ मिलकर इस पे कार्य भी कर रहा है। जन सुनवाई में विभिन्न प्रकार के काफ़ी सारे जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उनमें अलग अलग तरह के मुद्दे रहते हैं। कुछ अतिक्रमण को लेके हैं, कुछ योजनाओं के बेनिफिट को लेके होते हैं। तो इस प्रकार की शिकायतें, आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं और उनका नियमानुसार जो है कार्रवाई संबंधित विभाग द्वारा की जाने के लिए निर्देश दिए गए। इंदौर नगर निगम क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण का मामला लगातार गंभीर होता नजर आ रहा है। स्वर्ण कुशवाहा और यशवंत कुशवाहा द्वारा सरकारी जमीन पर लगभग 6 दुकानों का निर्माण किया गया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता कमल कुशवाहा ने वर्ष 2022-23 से अब तक कलेक्टर और नगर निगम को 35 बार शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रशासन इस मामले में उदासीन बना हुआ है। जानकारी की माने तो जब नगर निगम में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की तब आरोपियों ने इसे रोकने के लिए न्यायालय में स्टे लेने का प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बावजूद अवैध निर्माण हटाने की कई कार्रवाई की, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। कमल कुशवाहा ने कमिश्नर से आवेदन किया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। निगम के कर्मचारी हैं स्वर्ण कुशवाहा और यशवंत कुशवाहा, जिन लोगों ने करीब 6 दुकानें शासकीय भूमि पे कब्जा करके बना ली है अवैध तरीके से, और मैं 2022-23 से इसकी शिकायत कर रहा हूँ। माननीय कलेक्टर ऑफिस से लेके नगर निगम तक मैं अभी तक 35 शिकायतें कर चुका हूँ। इसके विषय में अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। बीच में हर्षिता सिंह मैडम ने इस पर रिन्यूअल की आदेश करे थे। रिन्यूअल के रुकवाने के लिए ये लोग कोर्ट में स्टे लेने गए थे, तो वहाँ से स्टे नहीं मिला, मगर हाई कोर्ट से भी इनको स्टे नहीं मिला, वो खारिज कर दिया गया। तो मैं माननीय कमिश्नर साहब से आग्रह करता हूँ कि इस
अवैध अतिक्रमण को यहाँ से जल्द हटाया जाए। एक आज आवेदन आया है मेरे पास, उसको हम लोग चेक करा के नियम अनुसार उसमें जो भी स्थिति होगी जांच कराने के बाद कार्रवाई। इंदौर में मार्जिन ऑफ स्पेस में लगाए गए नए संपत्तिकरण को लेकर विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस पार्षद दल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल को मुलाकात कर इस पर टैक्स वापस लेने की मांग की है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि ये नया कर जनता पर सीधा आर्थिक बोझ डालने वाला है। उन्होंने बताया कि हर मकान मालिक को अपने प्लॉट में 50% हिस्सा यानी MOS पर टैक्स देना होगा। इतना ही नहीं, पिछले 5 वर्षों में टैक्स एक साथ वसूला जाएगा, जिससे लोगों पर अचानक से वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। छोटे प्लॉट धारकों को कहा कि 600 रुपए प्रति वर्ष अतिरिक्त देना चाहिए। वहीं बड़े प्लॉट पर 1500 से 2900 रुपए तक सालाना पहुंच सकता है। ऐसे में 5 साल का कुल भुगतान कई हजार रुपए तक पहुंच जाएगा। मुलाकात के बाद निगम आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को मुख्यमंत्री और महापौर तक पहुंचाया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि 2 दिन के भीतर जनहित में निर्णय नहीं होता है तो वे आंदोलन भी करते हुए नजर आ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है, दृढ़ संकल्पित है, वचनबद्ध है कि जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। जनता पर इस प्रकार के किसी भी फैसलों को हम थोपने नहीं देंगे। खासकर जन आंदोलन तो करेंगे ही करेंगे। अगर नगर निगम के कर्मचारियों ने यारों ने किसी प्रकार की दादागिरी करने की कोशिश करेगी, सीलबंदी करने की या तालाबंदी कोशिश करने करी गई, तो भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मौके पे जाके विरोध करेगा। लेकिन ये तानाशाही वाला टैक्स, जजिया कर जो अंग्रेजों के शासनकाल में लगता है, वो नहीं लगने देंगे। एक जो आज एक ज्ञापन दिया गया है वो एक संपत्ति कर को लेके उनके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ विरोध है, उसके बारे में उन्होंने दिया है। जिसको हम लोग लीगली एक बार चेक करके उसमें क्या स्थिति है उसको अपन टेक करते हैं। इंदौर के कलेक्ट्रेट के सामने जयेश छात्र संघ के कार्यकर्ता और हजारों छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग समाप्त करने और भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने की मांग को लेकर नारेबाजी लगाई। प्रदर्शनकारियों ने 13 प्रमुख मांगे रखी। इसमें से परीक्षाओं से नेगेटिव मार्किंग हटाना, रिक्त पदों की संख्या बढ़ाना, ऑफलाइन परीक्षा प्रणाली लागू करना और वर्ग 3 परीक्षा का स्पष्ट सिलेबस जारी करने जैसी मांग शामिल थी। आबकारी भर्ती में 12 फर्जी अधिकारियों की CBI जांच और 2025 की वर्ग 1 परीक्षा शीघ्र कराने, परीक्षा फीस कम करने, ऑर्गेनाइजर नियम स्पष्ट करने की मांग की है। इसके अलावा 600 पदों में विरोध और 13 भर्ती पर आपत्ति जताते हुए पैरामेडिकल ग्रुप 5 में 872 पदों पर भर्ती निकालने की मांग उठाई गई है। तो आज जो हमारी यहाँ पर प्रशासन से तीखी बहस हुई है, तो ये तो सिर्फ हमारा आज ट्रेलर है। अगर 30 दिनों का लोकेश भाई ने समय दिया है, 30 दिनों के भीतर हमारी मांगों को पूरा नहीं होता है, तो आज तो ट्रेलर है। इसके बाद हम 30 दिनों बाद एक पिक्चर दिखाने वाले हैं, जिससे प्रशासन की नींद खुल जाएगी और प्रशासन को छात्रों की मांगों को पूरा करना पड़ेगा।
इंदौर जिले के डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में इस वर्ष 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर विशाल संगम होगा, जिसमें देश भर से हजारों श्रद्धालु पहुंचेंगे। आयोजन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने महू पहुंचकर व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी इंतजाम को अंतिम रूप दिया। जन्मस्थली स्मारक को फूलों और आकर्षण से सजाया जाएगा। 13 अप्रैल की रात भजन संध्या और 14 अप्रैल को प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। श्रद्धालुओं के आगमन की शुरुआत 12 अप्रैल से होगी। उनके लिए स्वर्ण मंदिर परिसर में भोजन, जबकि ठहरने के लिए धर्मशाला, स्कूल और 3 बड़े डोम तैयार किए जा रहे हैं। पूरे क्षेत्र को 7 सेक्टर में बांटकर अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई है। सुविधा के तहत 6 स्थानों पर चिकित्सा सेवा, पेयजल, साफ सफाई, अग्रशील व्यवस्था और 3 कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। अम्बेडकर साहब की जयंती के लिए कल महू में बैठक भी ली गई थी और जो कार्यक्रम स्थल है उसको भी निरीक्षण भी किया गया था। पूरी धूमधाम के साथ, पूरे उल्लास के साथ इसको मनाया जाएगा और हम लोग ने इसकी तैयारी भी कर ली है। जो भी विभागों को तैयारी करनी है, चाहे वो लाइटिंग को लेकर हो या खाद्य व्यवस्था को लेकर हो, सबकी तैयारी पूरी की जा रही है और पूरे उल्लास के साथ इसको मनाया जाएगा। इंदौर शहर से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारी सबसे पहले और सटीक पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।